नमस्कार। इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड की खास पेशकश यूपी में अपराधियों की खैर नहीं देख रहे हैं आप, और आपके साथ मैं हूं विवेक पांडे। यूपी में एक दौर हुआ करता था जब बड़े माफियाओं का बोलबाला होता था, बदमाशों की तूती बोला करती थी। हाल ये था कि सूबे के बड़े बड़े नेता माफियाओं के कुत्ते तक से हाथ मिलाया करते थे। अब जब नेताजी ही अपराधियों से इतने प्रभावित हो तो सोचिए उस वक्त प्रदेश की कानून व्यवस्था का क्या हाल रहा होगा। माफियाओं के आतंक का एकालाप, अपराधियों के सामने नतमस्तक सरकार और जनता बेहाल, यही थी 2017 के पहले की तस्वीर। लेकिन जैसे ही सूबे की कमान योगी आदित्यनाथ ने संभाली तो अपराधियों के बुरे दिन शुरू हो गए। अपराधियों को चुन चुनकर निशाना बनाया जाने लगा। लेकिन यह एनकाउंटर विपक्षी पार्टियों को नागवार गुजरता है। आज सूबे के विपक्षी नेता सरकार और पुलिस की नीयत और नीति पर सवाल खड़े करते हैं, लेकिन साहब ये नेता तब मौन हो जाते हैं जब पुलिस के जवान शहीद हो जाते हैं। यूपी में एनकाउंटर पर सियासी क्लेश लगातार देखने को मिलता है, सुनने को मिलता है। सवालों की बौछार होती है, सियासत आर पार होती है। अब साहब ऐसा होता क्यों है, ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि यूपी में विपक्षी नेताओं को अपना वोट बैंक ज्यादा प्यारा है। पिछले 24 घंटे में यूपी में 2 बड़े एनकाउंटर हुए। एक आरोपी है, नाम है मंगेश यादव, तो दूसरे आरोपी का नाम है मोहम्मद जाहिद। चलिए अब आपको ग्राफिक्स के जरिए दोनों आरोपियों की क्राइम कुंडली बताते हैं। सबसे पहले मोहम्मद जाहिद की क्राइम कुंडली क्या कहती है। मोहम्मद जाहिद जो कि बिहार का रहने वाला था, अपहरण, मारपीट, शराब तस्करी के कई मामले उस पर दर्ज है। आरपीएफ जवानों की हत्या के मामले में वांटेड था। जाहिद पर 1 लाख रुपए का इनाम घोषित किया गया था। तो वहीं दूसरे मंगेश यादव पर, जो कि सुल्तानपुर लूट का आरोपी था, अनुज प्रताप सिंह भी सुल्तानपुर लूट का ही आरोपी था, जिसको ढेर कर दिया गया है। यह कुंडली जानना बहुत जरूरी होता है। अब बात यह है कि यूपी में अपराध पर कैसे काबू पाया जा रहा है, कितने एनकाउंटर हुए, यह हम आपको क्रमवार बताते हैं। कुल एनकाउंटर 12,964, एनकाउंटर में घायल 1601, एनकाउंटर में जो अपराधी मारे गए उनकी संख्या 207, जो अपराधी गिरफ्तार हुए वो है 27,117। और अब पुलिस वाले, हमारे पुलिस के वीर जवान जो शहीद हुए उनकी संख्या 17, जो हमारे पुलिस के जवान घायल हुए उनकी संख्या 1601। एनकाउंटर पर जो लोग सवाल खड़े करते हैं उन्हें ये पूरे आंकड़े जरूर देखना चाहिए, उन्हें समझना चाहिए कि एनकाउंटर आखिर होता क्या है। बहरहाल यूपी में अपराधियों के खिलाफ एक्शन लगातार जारी है। इस पूरे मामले पर सियासत भी बेकाबू हो चुकी है। सुनिए। प्रदेश में 2017 में सत्ता संभालने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने एक संकल्प लिया कि वह उत्तर प्रदेश से अपराध को और अपराधियों को नष्ट कर देंगे, समाप्त कर देंगे और अपराधियों को मिट्टी में मिला देंगे। उसको बखूबी वो अंजाम दे रहे हैं। अगर मैं कहूं तो उत्तर प्रदेश में सांगठनिक अपराधों में 98% की कमी आई है। अगर मैं जो माफियागिरी थी, जो नेक्सस था, उसको तोड़ने में 100% कामयाबी मिली है। जो गठजोड़ पुलिस का और अन्य संसाधनों से जो गठजोड़ बनाते थे वह 100% समाप्त हो चुका है। अब अपराधी स्वयं जेल के अंदर रहने में अपने को ज़्यादा सुरक्षित महसूस कर रहे हैं, और यह सब हुआ है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की दृढ़ इच्छा शक्ति के नाते। देखिए, इनकाउंटर प्रक्रिया को लेकर समाजवादी पार्टी ने हमेशा सवाल खड़े किए हैं। जब मंगेश यादव की हत्या हुई तब भी समाजवादी पार्टी के नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने और पूरी पार्टी ने कहा कि ये हत्या है। जब कल एक इनकाउंटर हुआ खाता बही ठीक करने के लिए, जब आम जनमानस में चला गया कि योगी जी जानबूझ करके जाति देख करके हत्या करा रहे हैं, तो कल एक और इनकाउंटर उन्नाव में हो गया। वो इनकाउंटर भी गलत है और हमारे नेता की, पूरी पार्टी की संवेदनाएं उस परिवार के प्रति हैं। कि मैं तो सिर्फ एक बात कहता हूं और वही बात हमारी पार्टी भी कह रही है। आप एक एनकाउंटर को जस्टिफाई करने के लिए दूसरा एनकाउंटर करेंगे।
आपने मंगेश यादव का फर्जी एनकाउंटर किया, उसके घर से उसको उठाया, उस दिन में उसके ऊपर 50,000 का इनाम घोषित किया, उठाया, उसके 2 दिन बाद उस पर 1 लाख का इनाम घोषित किया और 5 तारीख को मार दिया उसको। एक फर्जी कहानी बना दी आपने कहा वो मोटरसाइकिल से आ रहा था। सवाल इस बात का, वो मोटरसाइकिल से अगर वो आ रहा था तो जिसको आपने 2 तारीख को उसके घर से उठाया था वो कौन था? यहां हल्ला मचा कि आपने एक यादव को मार दिया, एक ओबीसी को मार दिया। तो सवाल इस बात का है कि फिर आपने उस बात के दबाव में, जस्टिफाई में एक ठाकुर को मार दिया। मेरा सिर्फ ये कहना है कि ये हत्याओं की राजनीति नहीं होनी चाहिए। ये देश, ये प्रदेश कानून से चलता है, संविधान से चलता है, इसको उसी से चलने दीजिए। इसको पुलिस राज मत बनाइए। पुलिस राज बनाएंगे तो ये एक आग की तरह है जिसकी आंच सब तक ले जाएगी। देखिए, मैं तो एक बात कहूँगा कि कानून के मामले में राजनीतिक दलों को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। पहली चीज़, राजनीतिक दलों का काम है कि राजनीति करें और सुसज्जित ढंग से सारी नियम कानून के तहत काम चले, इस पे ध्यान रखें। और हम एक चीज़ देख रहे हैं कि कौन से समुदाय के लोगों का काउंटर हुआ, विशेष करके उस पर बातें होती हैं। अरे माफिया माफिया है, गुंडा गुंडा है, न ब्राह्मण है, न ठाकुर है, न मुसलमान है, न कुछ है, न कुछ है, उसकी कोई जाति नहीं होती। हम तो सभी राजनीतिक दलों के लोगों से ही रिक्वेस्ट भी करेंगे कि इसको ये मुद्दा बनाने की चीज़ नहीं है। इस पर आप पारदर्शिता रखिए। ये देखिए कि गलत इनकाउंटर ना हो। इनकाउंटर इससे बहुत पहले बहुत ज़्यादा हुए हैं। योगी जी से पहले सरकारों में बहुत ज़्यादा इनकाउंटर हुए हैं। हमारा ख्याल है कि अभी योगी जी के सरकार में इतने इनकाउंटर नहीं जितने मुलायम सिंह जी यादव के गवर्नमेंट में हुए। तो किसी ने इस पर सवाल नहीं उठाया। ये सवाल गलत है। किसी भी राजनीतिक दल को इसमें चुप रहना चाहिए। न्यायपालिका को, न्यायालय को, प्रशासन को, कार्यपालिका को अपना काम करने देना चाहिए। उससे लोगों का मनोबल बढ़ता है और इस तरह की हरकत से लोग जो है बेअंदाज होते हैं और गुंडागर्दी बढ़ेगी और माफिया बढ़ेंगे। ये ठीक बातें नहीं हैं। मैं इसका जो सही ढंग से काउंटर किए गए, मैं उसका पक्षधर हूँ। वो इनकाउंटर होना कोई बुरी बात नहीं। अगर आप इतने बड़े गुनाहगार हैं तो आपको कैसे, लेकिन अब वो किसी यादव का हो, मुसलमान का हो, तो उस पर बिला वजह की बातें हों, तो किसी जाति से जोड़ना किसी भी माफिया को ठीक नहीं है। उनकी अलग जात होती है, माफिया गुंडों की अलग जाति होती है। उसको एक ही दृष्टिकोण से देखना। अब बात अमेठी की करते हैं। वहां पर आज एसओजी टीम को देखकर 4 संदिग्ध गाड़ी से उतरकर भागे। पुलिस ने तुरंत एक्शन लिया और एक बदमाश को मौके से तालाब से निकालकर हिरासत में ले लिया, जबकि 2 बदमाश पुलिस के डर से तालाब में कूदकर भाग गए। एक बदमाश का धान के खेत से भागते हुए वीडियो भी इंडिया न्यूज के हाथ लगा। पुलिस ने तालाब से निकलकर भाग रहे बदमाश को दौड़ाकर पकड़ लिया। इसकी तस्वीरें भी आप इंडिया न्यूज के कैमरे में देख सकते हैं। और हमारे साथ इस वक्त अलग अलग जिलों से हमारे 4 सहयोगी लाइव जुड़ रहे हैं। अभिषेक सिंह हमारे साथ जुड़ रहे हैं, संवाददाता हैं लखनऊ से। सत्यम वाजपेयी उन्नाव से हमारे साथ जुड़ चुके। रवि श्रीवास्तव सुल्तानपुर से जुड़ चुके हैं। संजय यादव अमेठी से जुड़ चुके। सबसे पहले अभिषेक का रुख करेंगे। अभिषेक, ये सियासी अंचल में क्या हो रहा है, आप बेहतर समझ सकते हैं। इस तरह की बयानबाजी केवल क्या वोट बैंक को सिक्योर रखने के लिए है, या फिर अंदेशा पूरी तरह से साफ है विपक्ष का कि योगी सरकार कार्रवाई करेगी, हम तो इसी तरह के बयान देंगे? बिल्कुल, एक बात साफ है कि इस पूरे मामले में पूरी तरह इस पूरी घटनाक्रम को, इस आपराधिक घटना को, उसके बाद उसके पुलिस की तरफ से की गई इन्वेस्टिगेशन को एक सोची समझी साजिश या प्लानिंग के तहत रूप देने की कोशिश की जा रही थी विपक्ष की तरफ से। फिर उसके बाद एनकाउंटरों को, क्योंकि ऐसा अक्सर होता है जब आप किसी पॉलिटिकल पार्टी के खिलाफ कुछ ढूंढते हैं, विपक्ष का जो अपनी भूमिका है कि आप कोई बात ढूंढते हैं कि उनका विरोध किया जा सके, उनके खिलाफ कोई एजेंडा बनाया जा सके। सीधे तौर पर उपचुनाव करीब है। उपचुनाव को उत्तर प्रदेश में 2027 के लिटमस टेस्ट की तरह देखा जा रहा है। समाजवादी पार्टी के पास सीधे तौर पर एक ही तरीका है कि वो लोकसभा चुनाव में जिस तरह की बढ़त मिली उसे और मेंटेन करने के लिए अब धीरे धीरे एजेंडा पॉलिटिक्स पर उतरे। और उसी एजेंडा पॉलिटिक्स के तहत मंगेश यादव के एनकाउंटर के बाद से ही इस बात को सीधे तौर पर पिक्चराइज किया गया कि क्योंकि मंगेश यादव थे, ओबीसी हैं, इसीलिए उनको टारगेट किया गया और यादव होने की वजह से पुलिस की गोली का शिकार बने। जी, बाकायदा यूपी पुलिस की तरफ से जो सबसे बड़े अधिकारी हैं, चाहे खुद डीजीपी प्रशांत कुमार हों, एडीजी
लॉ एंड ऑर्डर हों, अमिताभ यश और एडीजी जोन एसबी शिरडकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस पहली बार यूपी पुलिस के डीजीपी हेडक्वार्टर सिग्नेचर बिल्डिंग के उस कमरे में होती है जो बाकायदा उनके अपने अधिकारियों के लिए वॉर जोन की बैठक करने के लिए, यानी स्ट्रैटेजिकल रूम में बैठक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई जाती ताकि वो विजुअली इंटरप्रेट करें। ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस पिछले 5 साल में नहीं हुई। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को करके पुलिस ने पहली बार अपनी प्राइवेट इन्वेस्टिगेशन की इंफॉर्मेशन को मीडिया के सामने इसलिए रखा कि वो निष्पक्षता से बताएं कि जब मंगेश यादव के बारे में पूछा गया तो परिवार ने क्या बताया था। उन्होंने बताया कि मंगेश यादव यहाँ नहीं है। मंगेश यादव 3-4 महीने नहीं, साल भर से बहुत कम घर वर आता था और 3 महीने से परिवार भी नहीं मिला था उससे। उनकी बहन का, उनकी माताजी का बाकायदा ऑडियो विजुअल दिखाया गया। घटना के समय मंगेश यादव के मौजूदगी की तस्वीरें वहां थी। रेकी के विजुअल्स बताए गए पुलिस द्वारा, यानी पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन को इसलिए दिखाया गया कि किसी पॉलिटिकल एजेंडे को पुलिस की जो छवि है जनता के सामने वो धूमिल करने की वजह ना बने। क्योंकि पुलिस एक भरोसे का शब्द है। लोग अपने घरों में रात में सुकून से सोते हैं कि बाहर पुलिस गश्त कर रही है जी। लोग आराम से अपने जीवन जी रहे हैं क्योंकि पता है कि बाहर पुलिस है। तो इस बात को, इस भरोसे को कहीं ये सवालों के घेरे में ना आए जी। और वो भी जिस तरह के गंभीर आरोप लगाए गए थे। उसके बाद अनुज प्रताप सिंह का एनकाउंटर होता है। अनुज प्रताप सिंह के एनकाउंटर के बाद ये कहानी शुरू होती है कि अब तुष्टीकरण की राजनीति शुरू हुई है। और अब जैसे जाहिद का एनकाउंटर हुआ, हम जिस घटना के बारे में बात कर रहे हैं इससे विभत्स घटना नहीं कि कैसे ट्रेन के अंदर शराब की तस्करी की जा रही थी और उसे रोकने वाले आरपीएफ के 2 सिपाहियों को बेरहमी से मौत के घाट उतारा गया। 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया था, एक का एनकाउंटर भी हुआ था और जाहिद को पुलिस ढूंढ रही थी जी। बाकायदा। उसके ऊपर मुकदमे पहले से दर्ज हैं, क्राइम हिस्ट्री है। गाजीपुर में पुलिस मुठभेड़ हुई और एक साइकिक भी समझिए आप कि ये जितने भी लोग जो पुलिस के एनकाउंटर का शिकार हुए, एक बड़ा डाटा है पिछले कार्यकाल में या इस कार्यकाल में योगी 2.0 में जिनके एनकाउंटर हुए, उनकी साइकिक समझिए वो ज्यादातर कम उम्र के नौजवान हैं जो क्राइम की दुनिया में नाम कमाने के लिए जल्दी जल्दी घटनाओं को अंजाम देते रहे। कई ऐसे भी हैं जिनका नाम की कोई फहरिस्त नहीं है, अपराध की कोई फहरिस्त नहीं है, क्योंकि उनकी कोई पहचान नहीं थी, उनका कोई इतिहास भूगोल नहीं था। वो आए, उन्होंने घटना को अंजाम दिया और फरार हो गए। तो कई सारी घटनाओं में उनका नाम अज्ञात में लिखा गया है, लेकिन ऐसा नहीं कि वो पहली बार अपराध को कारित कर रहे हैं। तो ये वजह है। और ऐसे ही अपराधी इस तरह की घटनाओं को अंजाम देने के बाद रिटेलिएट करने का प्रयास करते हैं। जब पुलिस सामने से आकर उन्हें रोकती है, उस वक्त पुलिस के पास ये चारा ही होता है। आज हम इस पर चर्चा कर रहे हैं जी कि पुलिस की भूमिका को लेकर, लेकिन आप सिर्फ इस बात को जहन में सोचिए कि हम कहीं पर हों और हमारे ऊपर चारों तरफ से गोलियां चल रही हो तो वहां हम बातें नहीं कर पाएंगे। जी। वहां निर्णय लेना होता है और वो इसीलिए पुलिस को ट्रेनिंग होती है इस बात की। तो इसी को एनकाउंटर की शक्ल दी जाती है, तमाम तरीके की बातें कही जाती हैं। और अब एक्शंस से ये साफ जाहिर है कि लाउड एंड क्लियर मैसेज है योगी सरकार का जी कि अपराधी की ना कोई धर्म है जी ना कोई मजहब है ना कोई जात है। जो अपराध करेगा, बिल्कुल। जो पुलिस को रिटेलिएट करेगा, जी। पुलिस गोली का जवाब गोली से देना जानती है। और वो दे रही आपने है। जो पूरी जानकारी हमारे दर्शकों को दी है, जिसमें सियासी सवाल भी जो खड़े हो रहे हैं वो भी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद अभिषेक आपका। और देखिए, इस पूरे मामले को लेकर योगी सरकार जिस प्रकार से कार्रवाई कर रही है उसमें जाति, धर्म, वर्ण ये सब नहीं देखा जा रहा है। इसे लोग समझ रहे हैं, लेकिन अपनी राजनीति चमकाने के लिए सियासी दल कब समझेंगे, ये बड़ा सवाल है। क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए आप बदमाशों की जाति पूछें और फिर कार्रवाई करें तो सोचिए कितना कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। ये सियासी दल कब समझेंगे। अब हम एक बार फिर से हमारे सहयोगियों का रुख करते हैं। हमारे साथ सबसे पहले मैं रुख करूंगा सत्यम का। सत्यम, हमारे दर्शकों को ये बताइए कि ये अनुज प्रताप सिंह को जिस तरह से मुठभेड़ में मारा गया, क्यों इस तरह की फिलहाल लोकल पर क्या सियासत हो रही है, सवाल किस तरह से खड़े हो रहे हैं इस एनकाउंटर पर। पहला सवाल यही आपसे सत्यम। देखिए, उन्नाव में ये पहला मामला नहीं है। जब से यहाँ उन्नाव में पुलिस अधीक्षक दीपक भूखर ने यहाँ पर चार्ज लिया है, करीब 15 दिन होने को है, तब से लेकर के ये तीसरा एनकाउंटर।
हाँ। मतलब तीसरा कह लिया तीसरी मुठभेड़ है, जिसमें 3 अपराधियों के पैर में गोली लगी है, 2 मुठभेड़ में, और तीसरे में ये अनुज प्रताप सिंह की जो है वो एनकाउंटर हुआ है। तो ये पहली घटना नहीं है, एक हफ्ते में तीसरी घटना है जब पुलिस के साथ बदमाशों की मुठभेड़ होती है। ये वही हाईवे है जहां पर मैं इस वक्त खड़ा हूँ, यहीं से करीब 2 किलोमीटर बाद वो स्पॉट है जहां पर इन बदमाशों के साथ में पुलिस की मुठभेड़ होती है। यहीं से कुछ दूर एक गांव है बेथर, जहां पर वो बदमाश दोनों छिपे थे, अनुज प्रताप और उनका एक साथी। बाइक से ये दोनों भाग रहे होते हैं, तभी इसी पुल के नीचे एक रास्ता जाता है, वहां पर इन लोगों की जो बाइक होती है वो स्लिप कर जाती है, जिसके बाद जो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में साफ क्लियर हुआ है कि उनको 10 से 12 मीटर की दूरी से गोली लगती है, वो भी दाहिने कनपट्टी पे। ये चीज एक्सरे में उसमें पोस्टमार्टम में भी आई है और एक्सरे में भी ये बात की पुष्टि हो गई है कि गोली लगने से उनकी मौत हुई है। अब बात आती है सियासी घमासान की, तो विपक्ष है कुछ भी कहेगा क्या। अब देखा जाएगा तो पहली सरकारों में, पिछली सरकारों में क्या एनकाउंटर नहीं हुए? क्या मुलायम सिंह की सरकार में क्या एनकाउंटर नहीं हुए? करीब 499 के आसपास उनकी भी सरकार में, मायावती जी की सरकार में 200 से ऊपर एनकाउंटर हुए, जो अखिलेश सरकार में भी एक एनकाउंटर हुए। तो योगी सरकार में एनकाउंटर हो रहा है अपराधियों पे लगाम कसने के लिए, अपराध पे लगाम लगाने के लिए। तो जाहिर सी बात है विपक्षी जो है वो अपना काम करेंगे, विरोधी अपना काम करेंगे, लेकिन योगी सरकार है लगातार वो अपना काम कर रही है। साफ तौर पे योगी जी ने अपने भाषणों में, बयानों में साफ तौर पे कहा है कि अपराधी की कोई जांच नहीं होती है, वो सिर्फ एक अपराधी होता है। जी बिल्कुल आपने सही बात कही, अपराधी की कोई जाति नहीं होती, वो सिर्फ अपराधी होता है। लेकिन ये बात हमारे विपक्षी दलों के जो माननीय खड़े कर रहे हैं उन्हें कौन समझाए। बने रहिएगा सत्यम हमारे साथ। हम अब रुक करते सुल्तानपुर का, रवि भी हमारे साथ जुड़े हुए। रवि, पहले दिन से इंडिया न्यूज उस खबर पर लगातार अपनी नजर बनाए हुए है जिस प्रकार से मंगेश यादव का एनकाउंटर हुआ था, लेकिन वहां पर भी वही धर्म वाली, वही जाति वाली सियासत आड़े आ गई, ट्वीट हुए और इस तरह से सवाल खड़े किए गए। तो किया क्या जाना था फिर उस अपराधी का जो हिस्ट्री शीटर है, जिसके ऊपर दर्जनों मुकदमे दर्ज हैं? तो पूरे प्रदेश में ये जो चर्चा का विषय रहा, ये सुल्तानपुर सर्राफा लूटकांड ये पूरे प्रदेश में चर्चा का विषय रहा, और इसमें पहले दिन से ही सियासत शुरू हो गई थी। और इसमें तमाम जो विपक्षी गण थे, जो क्या कहते हैं, चाहे वो अगर मैं बात करूं, चाहे वो कांग्रेस की हो, चाहे सपा की हो, चाहे बसपा की हो, ये लूटकांड के बाद से सीधे जो है तौर पर ये प्रदेश सरकार पर जो है आरोप लगाना शुरू कर दिए थे। और उस जो प्रदेश सरकार की जो पुलिसिया जी जिस तरह से मैं बात करूं कि जो घटना घटने के बाद, हालांकि ये घटना दिन दहाड़े हुई थी, और उस दिन दहाड़े की घटना में जिस तरह से 5 लोग दिन दहाड़े सर्राफा व्यवसाय की दुकान पे घुसे और घुसने के बाद उन्होंने करोड़ों का माल वहां से लूटा और लूट के फरार हो गए। तो ये पुलिसिया एक सवाल था कि किस तरह से पुलिसिंग है, और उसके पुलिसिंग होने के बावजूद किस तरह से दिन दहाड़े ये डकैती पड़ रही है। उसके बाद ये जो चाहे कांग्रेस हो, चाहे सपा हो, चाहे बसपा हो, इन सभी ने प्रदेश सरकार को घेरना शुरू किया। हालांकि उस पहले दिन ही जिस तरह से पुलिस अधीक्षक सोमेन वर्मा ने इस मामले को लेकर के तत्परता दिखाई और तत्काल इस पर जो है क्या कहते हैं चारों ओर नाकेबंदी कर दी, और उसके बाद इस पर इन्होंने कई टीमें बना दी। और इसी पे तत्काल अयोध्या मंडल के जो आईजी हैं विपिन कुमार, प्रवीण कुमार, वो वहां पे पहुंचे, उन्होंने घटनास्थल का जायजा लिया। और शाम को लगभग 9 बजे के आसपास एडीजी जोन लखनऊ वो भी वहां पर कहते हैं थाना कोतवाली नगर पहुंचे, और आईजी प्रवीण कुमार के साथ और पुलिस अधीक्षक सोमेन वर्मा के साथ उन्होंने लगभग 2 घंटे तक इस पूरे लूटकांड के विषय पर बड़ी गंभीरता के साथ इस पर विचार किया और बातें हुई, और इस पर पूरी रणनीति बनी। और लगभग 11:30 बजे के बाद एडीजी जोन वापस लखनऊ की ओर रवाना हुए हैं। और दूसरे लूटकांड का जो मास्टरमाइंड था विपिन सिंह, वो रायबरेली की कोर्ट में सरेंडर करता है। के बाद 2 सितंबर को पुलिस पूरी तरह से इस मामले को लेकर के गंभीर थी, और पुलिस ने तत्काल इसमें 3 जो है हाफ एनकाउंटर किए। और हाफ एनकाउंटर करने के बाद व्यापारी जब इसमें संतुष्ट नहीं हुए, और उसके बाद इस पर जो है राजनीति और गरमाने लगी, और विपक्षियों का यह कहना था कि पुलिस इस मामले में कुछ। बिल्कुल बिल्कुल आपने पूरी बात हमारे दर्शकों के सामने रखी है रवि।
आप हमारे साथ बने रहिएगा। अमेठी का रुख करते हैं, संजय भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। संजय, आज जिस प्रकार से बदमाशों को गिरफ्तार किया गया है, अब देखिए ये सीधे तरीके से पुलिस की कार्रवाई है, लेकिन सवाल खड़े हो रहे हैं अलग अलग तरीके से सियासी दलों के। बहरहाल आज की कार्रवाई को लेकर हमारे दर्शकों को जानकारी दें। जी जी बिल्कुल बताएं। जिस तरीके से कहीं ना कहीं प्रदेश सरकार का लगातार एक्शन चल रहा है एनकाउंटर को लेकर, और साथ ही साथ अगर हम बात करें तो जो ये पूरी गतिविधि है, ये जो सुल्तानपुर सराफा व्यवसायी कांड मामला जो 28 तारीख को हुआ था, उसमें कहीं ना कहीं अभी तक उत्तर प्रदेश सरकार की जो एसटीएफ है और संयुक्त जो पुलिस टीम है, उन्होंने 2 एनकाउंटर कर दिए हैं। ये दूसरा एनकाउंटर जो अमेठी का था, जो अनुज कुमार सिंह था, उसका भी एनकाउंटर जो है एसटीएफ और उन्नाव की संयुक्त पुलिस टीम ने कर दिया है। उसकी डेड बॉडी अभी आज ही उसके डेड बॉडी को अंतिम संस्कार किया गया। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो मोहनगंज कोतवाली से जुड़ा वो मामला था, जनापुर गांव था, जहां पर उसका अंतिम संस्कार किया गया। और दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो आज अभी गौरीगंज मुख्यालय का जो जामो रोड है, वहां पर भी जो 4 संदिग्ध जो बदमाश हैं, वो जब एसटीएफ की गाड़ी पहुंची तो उस कार में वो सवार थे। जब एसटीएफ की गाड़ी ने पीछे से उनको दौड़ाया, उसके बाद वो क्या किए, वहां पर एक तालाब था, तालाब में वो कूद गए। यानी चारों बदमाश, 2 तो भागने में सफल रहे, लेकिन कहीं ना कहीं एक बदमाश का जो धान के खेत से भागते हुए जो वीडियो है, वो भी इंडिया न्यूज के पास मौजूद है। और कहीं ना कहीं दर्शक उसे देख भी पा रहे हैं कि वो किस तरीके से बदमाश जो है एसटीएफ और पुलिस की डर से भाग रहा है। दूसरी तरफ अगर बात करें तो 2 बदमाश जो यशोजी है, उसके डर से जो है वो तालाब में कूद गए। और कहीं ना कहीं एक बदमाश को पुलिस जो है वो तालाब से भी पकड़ते हुए वीडियो इंडिया न्यूज के पास मौजूद है। दूसरे बदमाश को भी पुलिस ने लाउड स्पीकर के माध्यम से निकलने का पूरा मौका दिया और कहीं ना कहीं अब दूसरे बदमाश को गिरफ्तार कर लिया गया। तो देखा यह जाए कि जिस तरीके से पूरी राजनीति जो विपक्ष है, वो कहीं ना कहीं लगातार मंगेश यादव के एनकाउंटर को लेकर जो सियासत खड़ी हुई थी, सवाल खड़ा हुआ था, उसके बाद ये दूसरी जो कार्रवाई है, जो अनुज कुमार सिंह है, उनकी कार्रवाई के बाद कहीं ना कहीं सरकार ने ये साफ निर्देश दिया कि जो अपराधी है वो अपराधी है, चाहे किसी भी जात धर्म का हो, उसके साथ वही होगा। अपराध करने की जो सजा सबको मिलती है वही उसे भी मिलेगी, क्योंकि सरकार ने ये साफ संदेश दिया है। तो देखा यह जाए कि जो सरकार है कहीं ना कहीं अपराधियों पर एक नकेल कसने के मजहब से जो एसटीएफ है, जो पुलिस है, वो लगातार कार्रवाई कर रही है, लगातार एनकाउंटर कर रही है, और कहीं ना कहीं उस एनकाउंटर में लोग मारे जा रहे हैं और पैरों में गोली भी लग रही है। तो ऐसे में आज ये जो दूसरा मामला जनपद मुख्यालय अमेठी का जो देखने को मिला, इसमें कहीं ना कहीं जो बदमाश थे, उन बदमाशों को भी खौफ है पुलिस का, इसलिए वो तालाब में कूद गए। क्योंकि तालाब में आपको पता है पानी भी होगा, दर्शकों को भी पता है। वहीं पर कहीं ना कहीं आधा घंटा से ज्यादा पुलिस को एक बदमाश को पकड़ने के लिए मशक्कत करनी पड़ी, लेकिन आखिर दौर में दोनों बदमाश जो है वो गिरफ्तार कर लिए गए हैं। अब पुलिस उनसे लगातार पूछताछ करेगी और ये बताया जा रहा है कि ये जो बदमाश थे कि ये रायबरेली और प्रतापगढ़ जो है इस जनपद के बताए जा रहे हैं। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले में जांच पड़ताल में जुटी हुई है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। अभिषेक आपका धन्यवाद, सत्यम, रवि, संजय, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही संवेदनशील विषय पर हम बात कर रहे थे। अब देखिए सियासत किस तरह से हो रही है। अपराधी को पकड़ने से पहले, बदमाश के खात्मे से पहले, क्या उसकी जाति पूछना चाहिए, उसका वर्ण पूछना चाहिए, उसका धर्म पूछना चाहिए। कुख्यात दुर्दांत अपराधी मारे जा रहे हैं, ये नोटिस कीजिए ना। विपक्षी दल के नेता अगर अपने वोट बैंक को सहेजने के लिए वोट बैंक की राजनीति की आड़ में अपराध को भी संरक्षण दे रहे हैं, तो इस पर सरकार अगर कार्रवाई कर रही है तो सवाल खड़े होने के पीछे की मंशा समझ जाइए। और यह सवाल जनता से भी होना चाहिए कि जनता को किस तरह का समाज चाहिए। क्या जनता को ऐसा समाज चाहिए जिसमें जनता इस तरह के अलग अलग अपराधियों से डरती हो, या जनता को इस तरह का समाज चाहिए जिसमें ये अपराधी पुलिस से डरते हो। ये सवाल जनता के लिए भी है, और जनता जितना जल्दी समझ लेगी तो ये जो धर्मगत और जातिगत वाली अपराध वाली राजनीति हो रही है, ये बंद हो जाएगी। फिलहाल के लिए इस खास पेशकश में इतना ही।